नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। कथा निधि चैनल पर आज हम सुनने वाले हैं एक बड़ी ही प्यारी लघु कथा। कथा का नाम है मान सम्मान। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रचना ने जल्दी जल्दी पर्स लिया। अभी घर से निकली थी कि उसकी चप्पल टूट गई। पहले से ही देर हो चुकी थी। उस पर यह चप्पल। आज यह महीने का तीसरा दिन था जब वो ऑफिस पहुंचने में लेट हो गई थी। मैनेजर गुस्सा भी करेगा और आधे दिन की तनख्वाह काटेगा सो अलग। अपनी टूटी चप्पल पे उसे गुस्सा आ रहा था। 3 बार तो उसे पहले से ही ठीक करवा चुकी थी। पिछली बार तो मोची ने भी कहा था कि यह चप्पल अब फेंक दो, पूरी तरह तो घिस चुकी है, ठीक कर भी दूं तो ज्यादा नहीं टिकेगी। असली गुस्सा तो उसे अपनी किस्मत पर भी आ रहा था। 23 साल की उम्र में रमेश से उसकी शादी हुई थी। रमेश एक फौजी था। पिता को बड़ा गर्व था कि बेटी के लिए फौजी ढूंढा है, देश की रक्षा करता है। कितने सम्मान की बात है। क्या काम का ऐसा पति जो देश की रक्षा करता रहा और अपने परिवार को राम भरोसे छोड़ दिया। आज अगर रमेश होता तो ऐसे चप्पल न घिसने पड़ते। दिन भर की थकान के बाद जब वह घर पहुंची तो देखा बीमार सास की तबीयत और खराब हो चुकी थी। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना था। ऑफिस से लौटकर सुस्ताने का मौका भी नहीं मिला। रचना घर बाहर ऑफिस सारी जिम्मेदारियां संभालते संभालते थक चुकी थी। सास को हॉस्पिटल में भर्ती किया। उसी वक्त बाजू वाले बेड पर एक जवान मरीज की मौत हुई। उसकी जवान बीवी को रोते देख रचना के सामने भी रमेश की मौत का दृश्य आ गया। रचना की शादी को 3 साल हुए थे। रमेश की पोस्टिंग अलग अलग जगह रहती। रचना सास के साथ रहती। छुट्टी मिलने पर रमेश घर आता। उस बार उसे घर आए 1 हफ्ता ही हुआ था। मिंटू 2 ही साल का था। अपने पापा को ठीक से पहचानता नहीं था। उसके पास जाता नहीं था। अभी थोड़ा थोड़ा ही वो रमेश को पहचानने लगा था, घुलने मिलने लगा था कि रमेश की छुट्टियां कैंसिल हो गई। कारगिल का युद्ध छिड़ गया था और फौजियों की छुट्टियां कैंसिल करके उन्हें वापस बुलाया जा रहा था। रमेश के जाने के 15 दिन के बाद ही उसकी मौत की खबर आई। रमेश बड़ी बहादुरी से लड़ते लड़ते शहीद हो गया था। उसके कारगिल जाने के बाद रचना की उससे बात ही नहीं हो पाई थी। वो उसे यह भी बात नहीं बता पाई थी कि वह फिर से बाप बनने वाला था। चिंटू तो रमेश के प्यार से पूरी तरह से वंचित रहा और देखा जाए तो मिंटू को भी बाप का लाड़ प्यार कहाँ मिला। बेचारा पिता से बस पहचान ही तो कर पाया था कि रमेश को जाना पड़ गया था। रमेश बड़ी बहादुरी से लड़ा था। हर जगह उसकी बहादुरी के किस्से सुनाई देते थे। वर्तमान पत्र, टीवी, रेडियो, हर जगह रमेश की चर्चा थी। रमेश की माँ और रचना को भी बहुत आदर मिला। रमेश को मरणोपरांत सम्मानित भी किया गया। माँ ने आवाज दी और रचना वर्तमान में लौट आई। क्या फायदा ऐसे मान सम्मान का। भारत माँ की रक्षा करने चले गए और अपनी माँ को बेसहारा छोड़ गए। कितनी दिवाली माँ ने रो रो के काटी है और कितने करवा चौथ पर मेरा मन रोया है। देश के बच्चों का सुरक्षित भविष्य देने के लिए खुद कुर्बान हो गए और खुद के बच्चे बाप की सूरत भी न देख पाए। उनके भविष्य का कोई विचार ही नहीं किया। लाखों माँ, लाखों पत्नी, सैकड़ों बच्चे, सबके बारे में सोचा। खुद की माँ, पत्नी और बच्चों का क्या होगा यह कभी नहीं सोचा। आदमी का सबसे पहला फर्ज उसके परिवार के प्रति ही होता है। जानवर भी अपने परिवार को पालता है। अपने परिवार के प्रति एक भी फर्ज निभाए बगैर बस देश के लाखों परिवारों को सुरक्षित करने निकल पड़े। रचना सोचती रही। सरकार से जो आर्थिक मदद मिल रही थी वह घर का खर्च, माँ जी की दवाई, दोनों बच्चों की पढ़ाई सबके लिए काफी नहीं थी। रचना अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अच्छी नौकरी दिलवाना चाहती थी ताकि जब वह बूढ़ी हो तो उसके बेटे उसका सहारा बने। उसकी बहू अपने पति के साथ सारे त्योहार खुशी से मनाए। उसके पोते अपने पिता के साथ खेले, उनसे जीवन का मार्गदर्शन पाए। जिम्मेदारियों को ढोते ढोते जब रचना थक जाती तो अपने पिता से शिकायत करती, क्यों करवाई मेरी शादी फौजी से, कहीं और होती तो खुश न होती मैं। अरे तेरा पति देश के लिए कुर्बान हुआ, तुझे उस पर गर्व होना चाहिए। उसने अपने जीवन का सार्थक कर लिया, उसके पिता उसे समझाते। सोहन रात को हॉस्पिटल आया अपनी दादी के पास रुकने, ताकि उसकी माँ घर पर जाकर रात को अच्छी नींद ले सके तो सुबह ऑफिस में समय से पहुंच सके। रचना को हॉस्पिटल से निकलते निकलते 9:30 बज गए।
हॉस्पिटल शहर से थोड़ी दूरी पर था। घर जाने वाली सड़क सुनसान थी। रचना ने देखा एक 17-18 साल की लड़की भी राह पर चली जा रही थी। रचना तेजी से चली और उसके साथ हो गई और बोली, ए लड़की, ऐसी सड़क पे इस समय घर से बाहर क्यों निकली? कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो सरकार को दोष देगी, कानून व्यवस्था पर उंगली उठाएगी, पर अपनी सुरक्षा खुद करने की नहीं सोचेगी। जी, मेरे पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराने ले आई थी। मेरे घर में तो मैं और मेरे पापा ही है। इस शहर में मैं किसी को जानती नहीं हूँ, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही हम लोग यहाँ रहने आए हैं। पापा को भर्ती किया, फिर अब घर जाकर उनके लिए खाना बनाकर ले आई, अब उन्हें खिलाकर वापस लौट रही हूँ। अचानक सामने से मोटरसाइकिल की तेज रोशनी दोनों की आंखों पर पड़ी। तेजी से मोटरसाइकिल उनके पास आकर खड़ी रही और बाइक सवार लड़की को छेड़ने लगे। रचना उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ी। उसमें से एक ने रचना को जोर से धक्का दे दिया और जमीन पर गिरा दिया। दूसरे ने लड़की का हाथ पकड़ा और उसे खींचने लगा। रचना ने एक पत्थर उठाकर एक के सिर पर जोर से दे मारा तो वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। दूसरे आदमी ने तुरंत एक छुरी निकाली और रचना के पेट में घुसा दी। इतने में लड़की ने अपना हाथ छुड़ा लिया, अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन मिला दिया। यह देखकर दोनों भाग निकले। रचना का खून तेजी से बह रहा था, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। वो दर्द से करा रही थी। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ खबर नहीं थी। आंखें खुली तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। अपने आप को जिंदा देखकर ताज्जुब हुआ। डॉक्टर ने बताया कि उसके नसीब अच्छे थे कि हॉस्पिटल पास ही था, तो उसे तुरंत मेडिकल एड मिल गई, नहीं तो उसके बचने की उम्मीद बहुत कम थी। थोड़ी देर बाद वह लड़की जिसको रचना ने बचाया था उससे मिलने आई। उसको धन्यवाद कहने लगी। रचना को अपने पिता के शब्द याद आ गए, रमेश ने अपना जीवन सार्थक किया है। उस लड़की को एक खरोच भी नहीं आई थी। उसे देखकर रचना को भी लगा कि उसने भी अपना जीवन सार्थक कर लिया है। बहुत ही अद्भुत एहसास था। उस एहसास को शब्द देना भी मुश्किल था। दिल में सुकून और मन में तृप्ति थी। रमेश से अब कोई शिकवे नहीं रहे। जब वह लड़ रही थी तब उसने नहीं सोचा था कि उसकी बूढ़ी बीमार सास उसके सहारे है। उसने नहीं सोचा था कि उसके बिन बाप के बच्चे माँ को भी खो देंगे। उसे अब महसूस हुआ कि एक लड़की को अगर बचा के मुझे इतना सुकून मिल रहा है तो रमेश ने तो सैकड़ों लोगों के लिए जान निछावर कर दी थी। पापा सही कहते थे, रमेश ने अपना जीवन सार्थक कर लिया। अपने परिवार के बारे में तो हर कोई सोचता है, लेकिन उससे ऊपर उठकर आप किसी के बारे में सोचो तो वही इंसानियत है। वरना अपने परिवार का ख्याल तो जानवर भी रखता है। श्रेष्ठ मानवता उसी को कहते हैं जब वह किसी ऐसी व्यक्ति के लिए कुछ करे जिसे वो पहचानता भी नहीं, कभी देखा भी नहीं। एक फौजी श्रेष्ठ मानवता का उत्तम उदाहरण है। रत्ना को आज अपने पति पर दिल से गर्व हुआ। उसने तय कर लिया कि उसकी दोनों संतानें भी फौज में ही जाएंगी। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ यह लघु कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। देश के हजारों नौजवान जो हमारी रक्षा के लिए अपनी जान निछावर करते हैं, कुर्बान करते हैं, उनके लिए एक कमेंट तो बनता है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ।